तो पंजाब अपने जोश के लिए जाना जाता है, खेल के मैदानों में रौनक के लिए जाना जाता है, मशहूर खिलाड़ी इस भूमि ने दिए हैं और जो तमाम मेडल्स मिले उसकी फ़हरिस्त ही बता देती है, जता देती है कि किस तरह से खिलाड़ियों का योगदान पंजाब की शोहरत में शामिल है। पंजाब ने ही इंडिविजुअल में फर्स्ट गोल्ड ओलंपिक्स में मेडल हमें दिलाया था। और आपको बता दें कि इस राज्य में 100 पारंपरिक खेल भी हैं जो हमने सुने नहीं होंगे। इसमें कबड्डी आ जाता है, कुश्तियाँ आ जाता है, खिद्दो खुंडी आता है, गतका आता है। यहाँ पे जो कबड्डी है वही अनेकों प्रकार की है, गूंगी कबड्डी भी इसमें होती है और सर्कल स्टाइल कबड्डी एक होती है, वो यहाँ का स्टेट गेम है। तो बहरहाल हमारे साथ आज बेहद ख़ास मेहमान हैं। इनके जीवन से, इनके संघर्ष से, इनके परिश्रम से समझेंगे कि जो खेलों का योगदान है वो एक राज्य के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभाता है। हमारे साथ हैं, सबसे पहले मैं आपको हरजिंदर कौर यहाँ पर मौजूद हैं, वेट लिफ्टर हैं, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता हुआ है और टग ऑफ वॉर से एक पारंपरिक खेल से इनकी पहचान हुई थी और फिर उसके बाद इन्होंने शोहरत हासिल की। हमारे साथ अंजुम मोदगिल वहाँ पर मौजूद हैं, एयर राइफल शूटर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 हैं। इनकी भी बहुत चुनौतियाँ हैं लेकिन ये वर्ल्ड नंबर 1 रही हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं और साथ हमारे साथ तेजिंदर तूर हैं, शॉट पुट है। 2000 आपको बता दें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में। तेजिंदर तूर की जो भी परिश्रम की कहानी है और एक खेल के दौरान इनको किस तरह से दुखद सूचना मिली, फिर भी इन्होंने मेडल हासिल किया है देश के लिए, वो आज सुनेंगे। हमारे साथ विकास ठाकुर मौजूद हैं, वेट लिफ्टर हैं, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है और लगातार 3 बार इन्होंने जीता है। इंजरी भी हुई है लेकिन तमाम जो हमारे खिलाड़ियों का संघर्ष है उसको थोड़ा अपनाएंगे, साझा करेंगे और बढ़ते हैं। तो हरजिंदर कौर, पहले आपसे, आप अपनी कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। किस तरह से एक छोटे से गांव से आप आती हैं जहाँ पे सिर्फ 1500 लोग रहते हैं, वहाँ पे आप पेड़ों की फसल की कटाई करती थी, कुएं से इतना पानी खूब ज़्यादा निकाल लेती थी, फिर आपको पहचाना गया और फिर आप वैसे स्पोर्ट्स में आई, पॉपुलर स्पोर्ट्स में आई। बताइए किस तरह का परिश्रम आपने किया और आप इस मुकाम पे पहुँचे। गांव में ऐसे जो काम होते हैं घर के, मोस्टली ऐसे होता है कि लड़के करते हैं। तो मेरे भाई थे, उनको थोड़ा कम इंटरेस्ट है मतलब घर के कामों में, वो मतलब बहुत कम, मतलब वो ज़्यादा उनको अपने ही कामों में इंटरेस्ट रहता है, मतलब खेलना बाहर, मतलब वो कभी ऐसा नहीं है कि वो घर के काम। मैं अपने पापा के साथ ऐसे, मुझे शौक़ था शुरू से ही कि मैं अपने पापा के साथ काम करवाती थी। मतलब वो बोलते नहीं थे, मैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे मुझे शौक़ था कि पापा कर रहे हैं उनके साथ मैं काम करूं। तो ऐसे में उनके साथ जो पशुओं के लिए चारा काटते हैं वो करना, मतलब शुरू से ही ऐसा काम, मतलब ताकत वाले जो कहते हैं काम होते हैं, मैं शुरू से ही करती थी। हाथ बहुत मजबूत है कहते हैं आपके। हाँ हाँ, तो मतलब वेट लिफ्टरों के मोस्टली हाथ ऐसे ही होते हैं, हार्ड होते हैं थोड़े। तो मेरे मतलब शुरू से ही ऐसे हैं, मतलब काम ऐसा, मैं मतलब शुरू से ही घर में ऐसे काम करती रहती थी पापा के साथ। तो वो जो काम मैं मतलब घर में करती थी, उसके बाद जो बाहर निकली तो टग ऑफ वार में आई थी। जब टग ऑफ वार भी मतलब बहुत हार्ड गेम है, मतलब एक लड़कियों के लिए तो बहुत हार्ड गेम है। तो वो गेम करते करते मैं वेट लिफ्टिंग में कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मतलब कभी सोचा नहीं था कि वेट लिफ्टिंग में भी आना है, या कभी नाम भी नहीं सुना होगा। मतलब गांव में तो ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वेट लिफ्टिंग कोई गेम है। मुझे भी नहीं पता था। जब बाहर निकली, कॉलेज में आई, बाहर शुरू किया, तब पता चला कि हाँ भी वेट लिफ्टिंग गेम है तो करना है। तो रस्साकशी से आप मैं एक पारंपरिक खेल से पॉपुलर खेल की श्रेणी में आ गई। जी बिल्कुल, और आपने मेडल जीते हैं। मैं अंजुम मोदगिल आपको लेकर आऊँगी। एयर राइफल शूटर में वर्ल्ड नंबर 1, ये एक ऐसा मुकाम है जो शायद ही किसी के जीवन में आता है। लेकिन आप एक आर्टिस्ट भी हैं, पेंटर भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये भी आसान नहीं रहा होगा जो इस मुकाम पर पहुंचना। क्या क्या चुनौतियां आपने फेस की? जी मैंने 2008 में शूटिंग शुरू करी थी यहीं चंडीगढ़ से। मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है जिसमें हम अपनी मेंटल और फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने तब एनसीसी ज्वाइन की और उसमें फिर शूटिंग स्पोर्ट थी। तो इसमें इस गेम में आके मुझे ये सीखने को मिला कि हम कितना ज़्यादा अपना कंट्रोल रख सकते हैं अपने माइंड और बॉडी पे। तो इसीलिए मुझे ये गेम काफ़ी अच्छी लगी और इंडिविजुअल स्पोर्ट थी, तो आप जितनी मेहनत करोगे आप उतना ऊपर जाओगे, और अगर आप कुछ गलत करोगे तो आप खुद को ही ब्लेम करोगे। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट का इसलिए मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहा।
तो मुझे 14-15 साल लगे हैं वर्ल्ड नंबर 1 रैंक लेने के लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स भी रही हैं, पर आई थिंक जो सबसे ज़्यादा सीखने को मिला है वो सारे उन टूर्नामेंट से जिसमें हमने कोई मेडल नहीं जीता है, जिसमें कोई इंजरी हुई है या कोई मेडल नहीं आया है और मीडिया की या इंडिया की क्रिटिसिज्म सुनी है। आई थिंक ऐसी चीज़ें हैं जो एथलीट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इतने सालों में वही ऊपर नीचे चढ़ चढ़ के इस साल वर्ल्ड नंबर 1 का रैंक मिला। तो आई थिंक ये पूरी अचीवमेंट मैं अपने पूरे करियर को और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है तब जब हम कुछ नहीं थे, उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुत बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ तेजिंदर तूर भी मौजूद हैं। शॉट पुट में जकार्ता में एशियन गेम्स में आपको इंजरी हुई थी, गोल्ड मेडल भी आपने जीता। मैं तेजिंदर जी, मुझे मेरे सहयोगी डॉक्टर बिमल मोहन बता रहे थे किस तरह से जब आप खेलने जा रहे थे आपके पिताजी चल बसे। बहुत भावुक क्षण रहा होगा, बहुत मुश्किल के दौर से फिर भी आपने एक मेडल जीता। दर्शकों को बताइए जो आपका परिश्रम लगातार रहा है। जी बिल्कुल। जब मैं एशियन गेम से पहले तैयारी कर रहा था, उस टाइम मेरे डैडी को कैंसर था जी। और सबसे ज़्यादा योगदान मेरे फ्रेंड्स का है, मेरी मदर का है भी, जिन्होंने मुझे भाई गेम करने दिया भी, घर में बुलाया नहीं। और जब मैं कॉमनवेल्थ गया था, ऑस्ट्रेलिया हुई थी, उस टाइम डैडी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और डॉक्टरों ने मना कर दिया था भी बचना इनका मुश्किल है। तो उस टाइम मैंने सारा काम गेम छोड़कर वापस आ गया था डैडी के ट्रीटमेंट के लिए। तो जब इधर पहले पंचकूला में एडमिट थे, इधर ट्रीटमेंट चल रहा था, इन्होंने मना कर दिया, फिर दिल्ली रेफ़र कर दिया। जब दिल्ली गए तो उन्होंने बोला भाई इनके पास 2-3 महीने ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं ट्रीटमेंट करवाने लग गया। इसका आपका असर क्या पड़ा आपकी प्रैक्टिस पे, आपके परिश्रम पर? असर देखो, मेरा कॉमनवेल्थ में भी उस टाइम पूरा फिट चल रहा था, तो मेरा ध्यान घर में रहता था। तो मेरे कोच साहब ने बोला भी जो ट्रीटमेंट है वो तो डॉक्टरों ने करना है, भी तेरे बस तूने तो कुछ नहीं करना, तुम अपना गेम पर फोकस करो। बस मैं गेम करता रहा जी फिर। और उसी दौरान आपको खबर मिली कि वो नहीं है? हाँ, तब मेरा गोल्ड मेडल आया था जकार्ता में। तो जब मैं एयरपोर्ट में लैंड किया तो मुझे पता चला था भी डैडी एक्सपायर हो गए। बिल्कुल, बहुत दुखद, लेकिन वो खुश होंगे जहाँ भी होंगे देखते हुए आपको कि आप इतना आगे बढ़ रहे हैं। विकास ठाकुर, आपसे, आप भी वेट लिफ्टर हैं, 3 बार लगातार आपने जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल। आप नेवी से भी जुड़े रहे हैं, डिसिप्लिन भी हैं। इंडियन एयरफोर्स में। एयरफोर्स, तो आप बहुत डिसिप्लिन भी हैं अपने आप में। आपकी कहानी कैसी थी मेहनत की? मैं 2002 में मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। मेरे फादर साहब रेलवे में जॉब करते हैं और हम रेलवे अपार्टमेंट्स में रहते थे। तो मैं काफ़ी शरारती हुआ करता था। बच्चे शरारती अच्छे लगते हैं वैसे भी। तो फादर साहब ने मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्पोर्ट्स में मुझे अटैच किया कि ये बिज़ी रहे अपना। मैं पढ़ने में ठीक था, ब्राइट स्टूडेंट था। मैं अपना होमवर्क जल्दी करके मैं बाहर खेलने चला जाता था। मम्मा वाइट कपड़े पहना के भेजती थी, मैं रात को काले होके आता था घर पे, तो काफ़ी मार भी पड़ती थी। तो मुझे नहीं पता था कि आप मतलब स्पोर्ट्स को भी एज ए करियर आप इसको अपना करियर इसमें बना सकते हो, आप पॉपुलर हो सकते हो, आपको जॉब मिलती है। जो स्टार्टिंग का मेरे जब 3-4 साल थे, क्योंकि मैं 9 साल का था जब मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। तो 3-4 साल मुझे नहीं पता लगा कि वेट लिफ्टिंग क्या है या स्पोर्ट्स क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैं इस खेल में लगातार जुड़ा रहा और बाद में मुझे समझ आया कि नहीं यार, आप इसमें कर सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी शरारतों की वजह से हूँ। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर टाइम, चाहे मेरा वो डाउनफॉल हो या कोई इंजरी हो, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही, शरारतों की वजह से हो। तो अगर किसी भी बच्चे का फोकस आप डाइवर्ट कर दो स्पोर्ट्स के तरफ या किसी एक्टिविटी के तरफ, तो फिर आप मेडल ला सकते हो, देश का नाम रोशन कर सकते हो। तो मेरा ये सवाल है, आप ही से कर देती हूँ विकास। ये एक सवाल था कि अभी जो नेशनल गेम्स हुए हाल में, उसमें पंजाब 10वें नंबर पर आया, जबकि पंजाब एक समय में पहले स्थान पर होता था। ऐसा क्या हुआ है पंजाब में जो बदला है कि वो 10वें पायदान पर आया, उत्तर प्रदेश से भी नीचे? नहीं मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। बट मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडिविजुअल मेडल देखेंगे, जितने भी मेडल हमारे जितने स्पोर्ट्समैन हमारे एथलीट वहाँ जिनको गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मिला है,
उसमें से मैक्सिमम जो मेडलिस्ट हैं वो पंजाब को ही बिलोंग करते हैं। इसका मैम एक मतलब जो बैकफुट पॉइंट है ये है कि जो हमारे एथलीट हैं पंजाब के वो बाहर से पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैं अभी इंडियन एयरफोर्स में हूँ, तो मुझे अपनी एयरफोर्स से, जैसे हमारी टीम सर्विसेज की होती है, सर्विसेज की टीम अभी चैंपियन बनी है नेशनल गेम्स में, तो मोस्टली उसमें प्लेयर पंजाब के थे। तेजिंदर जी बैठे हैं हमारे साथ, ये इंडियन नेवी में है, तो ये भी नेशनल गेम्स खेले, ये भी पंजाब की तरफ से नहीं खेल पाए। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारी गवर्नमेंट को भी बताना चाहूँगा कि मेरा उनसे यही एक आग्रह है कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन, पंजाब के जो स्पोर्ट्समैन जो इलाइट एथलीट हैं, उनको पंजाब में लेके आएँ, ताकि वो मतलब जितने भी बढ़िया स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने 15-20 साल स्पोर्ट्स को दिए हैं, तो उनको पंजाब में वापस लेके आएँ और उनको पंजाब में जॉब्स दी जाएँ। आपका क्या इस पे नज़रिया है तेजिंदर? जी बिल्कुल, जैसे विकास पाजी ने सही बात बोली है, और उसके साथ साथ मुझे लगता है हमारे कोचिज़ की भी कमी है। जब भी जैसे हरियाणा में देखो 800 कोच हैं, जिनमें से 550 कोच गवर्नमेंट जॉब पर है। जो पंजाब में 300 कोच ही है जी, और 300 में भी 160 कोच गवर्नमेंट है, और बाकी एक ये भी रीज़न है। और हमारा कोचेस की कमी एक बड़ा रीज़न। हाँ, कोचिज़ की भी कमी है, और जो प्लेयर पंजाब से खेलने जाते हैं उनको टिकट भी नहीं है, ट्रेन पर जाना पड़ता है इतनी दूर, फैसिलिटीज़ नहीं। हाँ बिल्कुल, बाय एयर भेजे अभी ट्रेन पर, जो एथलीट अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो 70 घंटे ट्रैवल करके कहाँ परफॉर्म अच्छा करेगा जी वो। अंजुम, आपका क्या नज़रिया है इस पर? क्या कमी इंफ्रास्ट्रक्चर में रह रही है? क्योंकि हम नेशनल गेम्स की बात कर रहे हैं, 10 से पायदान पर आए, आपका क्या असेसमेंट है, क्यों ऐसा हो रहा है पंजाब में? पहली बात, जैसे हम एथलीट्स अपनी पूरी ज़िंदगी एक गेम के लिए इतना लगाते हैं, और काफ़ी छोटे बच्चे और काफ़ी फैमिलीज़ हमसे प्रेरित होती हैं कि हमें अपने बच्चों को इसमें डालना चाहिए। और एथलीट्स का क्या रहता है, हमें आदत होती है मेहनत करके चीज़ें कमाने की, पर जब हमें हमारी फैमिली और हमारी जो लाइफ, पर्सनल लाइफ है, हमें उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जो हम ऑब्वियसली जब हम अपने पीक ईयर्स में किसी गेम में लगा रहे हैं तो हम जॉब नहीं कर पाते। बट अगर यही सपोर्ट हमें गवर्नमेंट से मिले कि हमें मांगनी ना पड़े चीज़ें, क्योंकि एथलीट्स को बहुत मुश्किल होता है चीज़ें मांगना, क्योंकि हम मेहनत करके कमाते हैं। सो अगर हमें यही चीज़, ये मोटिवेशन सरकार से मिले, अपनी गवर्नमेंट से, कि हमें वो ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जॉब्स दे दें कि हम, ठीक है, हम पंजाब के लिए भी खेलें, इंडिया के लिए भी खेलें, और जब हमारी गेम ख़त्म हो तब हम अपनी स्टेट में और भी ज़्यादा बच्चों को अपनी गेम खिला पाएँ। तो इसमें गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो एथलीट्स, टॉप के एथलीट्स हैं, उनको उनकी अचीवमेंट्स पे कोई भी जॉब, जिससे आप हम बिल्कुल, जिस गेम तरह में से दे सकें। मैं देख रही थी कि आप एक सब इंस्पेक्टर हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, तो आपको मिनिमम डीएसपी रैंक की जॉब मिलनी चाहिए, जो नहीं मिली अभी तक। नहीं, अभी तक नहीं मिली। मैं पिछले 5.5 साल से सब इंस्पेक्टर हूँ, तो मैंने वही एप्लीकेशन डाली हुई है, बट वही मांगा नहीं जाता, तो इसीलिए फॉलो अप नहीं होता। बट इसी का वेट है। बस हमें ये एक और चीज़ कर सकती है गवर्नमेंट, कि प्राइवेट एकेडमीज़ बनाएं, और जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट्स हैं, एटलीस्ट उन एथलीट्स को जो पंजाब से खेलते हैं, उनको एकेडमीज़ दे दें अपनी चलाने के लिए, और बच्चों को प्रोफेशनल एथलीट से ट्रेनिंग मिलेगी। तो ऐसे हम जो टॉप के एथलीट्स हैं उनको जॉब भी मिल जाएगी, और उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दे, और कोचेस की भी कमी पूरी हो सकती है इस चीज़ में। हारजिंदर, आपका क्या नज़रिया है? क्योंकि मुझे पता लगा है कि इतने मेडल्स लाने के बाद भी आपके पास अभी कोई जॉब नहीं। मेरा पहला मेडल आया था 2018 में, मेरा फर्स्ट मेडल था। उसके बाद नेशनल में मेरे 2 गोल्ड हैं, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज़ है। उसके बाद कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में मेडल लिया। तो चलो वो नेशनल मेडल, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमें 5 महीने हो गए हैं, अभी तक मतलब जॉब का कोई वो नहीं है। हमें खुद पूछना पड़ता है, मतलब फ़ोन करके कि हम कब हमें जॉब मिलेगी, कब होगा, क्योंकि ये एक मतलब हमारा परमानेंट वो होता है कि हमें सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि एक प्लेयर की लाइफ ऐसी होती है, कब इंजरी आ Limited time जाएगी, होता है, तो फिर कब आगे के लिए। कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। आज मैं गेम कर रही हूँ, कल मुझे इंजरी हो गई तो मैं घर बैठ जाऊँगी, तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। जब तक मुझे ये नहीं होगा कि मेरी जॉब है तो मैं आगे, मेरी लाइफ सिक्योर है। मतलब ये सब चीज़ें होती हैं जो बाकी बच्चे देखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अगर उनके मेडल है उनको अभी तक नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। क्या ये कारण है कि जो लोगों में, जो स्पोर्ट्स में आते भी हैं बच्चे, इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है अगर वो मेडल लाएंगे तो आगे उनका भविष्य सिक्योर होगा, सरकार उनको कुछ मजबूत और अच्छी जॉब्स देगी,
और वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। वही मैं बोल रही थी, अगर हमें नहीं अभी तक मिला है तो वो जो बच्चे देख रहे हैं कि अभी मेरे साथ लड़कियां जो रहती हैं वो हमें ये बोलती हैं कि आपका मेडल आया कॉमनवेल्थ गेम्स में, आपको अभी तक जॉब नहीं मिली, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे कि हम अगर नेशनल में मेडल ले आएंगे तो हमें जॉब मिलेगी, जब हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर कोई प्लेयर कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या कोई भी कंपटीशन खेलता है, चाहे वो नेशनल लेवल का भी हो, उसके हिसाब से उनको मेडल लेने के तुरंत बाद उनको जॉब दी जाए, ताकि बच्चों को, जो बाकी बच्चे हैं, उनको ये लगे कि हाँ उनका जो मेहनत का उनको फल है वो मिला है, तो हम भी मेहनत करें, हमें भी जॉब मिलेगी, हम भी आगे कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बहुत अहम बात आपने कही, क्योंकि ये वाकई में जिस तरह से अंजुम ने कहा कि हर चीज़ मांगी नहीं जाती। जब आप अच्छा बेहतर परफॉर्म करते हैं तो फिर सरकारों का भी दायित्व हो जाता है कि उस लिहाज से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, उससे कि जो और भावी पीढ़ी है, क्योंकि यहाँ की ड्रग्स एक इतनी बड़ी समस्या है। और सरकार, अभी हम बात कर रहे थे मान साहब से, तो उनका यही कहना था कि युवा जो हैं स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, खेल की तरफ आएँ, तो इससे ड्रग्स से मन हटेगा, लेकिन उसके लिए आपको ज़मीन पर कुछ उनके लिए करते हुए दिखाना होगा। मैं अगर इससे थोड़ा आगे बढ़ूँ और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की बात करूँ, आपने अभी अंजुम जिस तरह से बात करी, प्राइवेट अकेडमीज़ आएँ, उससे मोनेटाइजिंग होगी, वो अच्छा है, इससे खिलाड़ी भी हमारे बिज़ी होंगे। तो विकास, अगर आपसे जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं उन पर भी क्या तवज्जो दी जाए, या क्योंकि स्पॉन्सर्स मिलना भी बड़ा मुश्किल है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के लिए, शायद और भी मुश्किल हो जब हमारे बड़े स्पोर्ट्स के लिए नहीं मिल पाते हैं स्पॉन्सर्स। नहीं मैम, बिल्कुल आप लेकिन इसमें एक पॉइंट है मैम, जैसे आप ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, तो लेकिन मैम वो गेम की रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, उनकी ओलंपिक गेम्स नहीं होती, वो सिर्फ पंजाब तक ही सीमित है, वो बाहर नहीं जाती। हमें या तो ये चाहिए कि उन गेमों को हमें रिकॉग्नाइजेशन दिलाई जाए। जैसे मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, जो हमारी कबड्डी है, पंजाब सर्कल सेल की कबड्डी है, उसको मतलब बोल रहे हैं कि वो इसमें लेके नेशनल गेम्स में लेके आएँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में लेके आएँ, तो या तो उनको उस लेवल पे लेके जाएं, या हमारी गवर्नमेंट इतनी समक्ष हो कि अगर उस लेवल पे आप पंजाब में परफॉर्म कर रहे हो तो उनको कोई फ्यूचर मिले। अभी जैसे हरजिंदर कौर मेरे साथ बैठी है, मेरी ही कलीग है, मेरे साथ कैंप में भी रही हैं, ये इनका कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल है, अभी तक इनको जॉब नहीं मिली। जो ट्रेडिशनल वाले गेम कर रहे हैं वो तो सिर्फ अपना मन परचावे के लिए गेम करेंगे, उनका कोई फ्यूचर नहीं है उसमें। अगर आज कोई कबड्डी खेलता है, या आपने 2-3 नाम और लिए, वो स्पोर्ट्स करते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई, अगर वो परफॉर्म करेंगे उस पर तो वो एज आप एंटरटेनमेंट के लिए या फिट रहने के लिए कर सकते तो हैं। खेलों का जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है वो बहुत अहम है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं बीइंग ए स्पोर्ट्समैन आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देश का नाम भी रोशन करना चाहते हो, तो आप किसी जो रेप्यूटेड स्पोर्ट्स है, जो ओलंपिक्स में है, या किसी उसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है जो पूरा वर्ल्ड खेलता है, तो उसी में जाके आप कर सकते हो। स्पॉन्सर्स की कमी महसूस हुई? मैम बिल्कुल, स्पॉन्सर्स की काफ़ी कमी है, लेकिन पिछले 4-5 साल में चेंज आया है, मैं झूठ नहीं कहूँगा। मेरे पिछले 12-13 साल से मैं इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा ये तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल है, मैंने तीनों सरकारें देखी, लेकिन पिछले 3-4 साल से बहुत चेंज आया है। हमें रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, हमें स्पॉन्सर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये और बढ़ने चाहिए और सरकारों को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए स्पोर्ट्समैन के ऊपर। बिल्कुल। हरजिंदर, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, आप जैसे एक गांव से आती हैं, आपने खुद मेहनत के बल पर यहाँ आई, लेकिन लड़कियों का स्पोर्ट्स में निकलना, हरियाणा में तो हम देखते हैं एग्जाम्पल है, वहाँ पे एक तरह से प्रोसेस सेट है, बहुत लड़कियाँ आई। क्या आपको देखकर बहुत लड़कियाँ प्रेरित हुई, मुझे बताया गया, लेकिन कितना ये आसान हुआ है लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स में आना और अपना भविष्य इसमें बनाना? मेन बात ये होती है कि एक गांव से निकल के इस लेवल तक पहुंचना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हमारे गांव में तो मतलब कोई स्पोर्ट्स नहीं करता, खास करके लड़कियां तो कभी मतलब हम भी कभी बाहर नहीं निकले थे। हमें भी नहीं पता था कि हमें कोई गेम करनी है। चलो जब हम चलो मेरे भाई हैं, थोड़े एजुकेटेड हैं, हमें समझाते रहते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं, तो हम थोड़ा बाहर निकले हैं। पर हमारे गांव में मतलब अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा बच्चा हो कि जो स्पोर्ट्स में कभी आगे गया हो। लड़कियां तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर भेजा है, तो अभी जो पेरेंट्स हैं, बच्चे तो सोचते हैं, मतलब पेरेंट्स अभी सोचने लग गए हैं कि अगर उनकी बेटी ने किया है, चलो उनको कुछ मिला है, तो हमारे बच्चे भी करेंगे तो हमें भी कुछ मिलेगा। मतलब कुछ लेने के लिए, मतलब अगर चलो लालची हो तो वो सोच के ही मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे ज़रूर। हाँ बिल्कुल, लालच भी और अपने बच्चों का भविष्य एक तरह से अच्छा बनाना हाँ। भी है। एक तरह से ये एक रोज़गार की एक अन्य फील्ड भी है। अंजुम, आपसे एक महिला होने के नाते क्या कुछ मुश्किलात आपने
झेली या आसपास जो आपके विमेन कोलीग्स हैं, उस लिहाज से क्या कुछ बेहतर हुआ है या क्या ज़रूरत है? आई थिंक हमारी स्पोर्ट में इतना कोई डिस्क्रिमिनेशन या इश्यूज नहीं आए हैं, तो बट कहीं ना कहीं बाकी गेम्स में जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि कोचेज़ का जो बिहेवियर रहता है वो बहुत अलग रहता है कई गेम्स में। और अभी जैसे रिसेंटली बीसीसीआई ने विमेन क्रिकेटर्स के लिए भी जैसे पे इक्वल करी है मेन के। आई थिंक एक ये इशू है जो बाकी स्पोर्ट्स में है, जो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लड़कियों के साथ इशू है, बट काफ़ी दोनों जेंडर्स में है कि हमें कोई पे नहीं मिलती रिप्रेजेंट करने के लिए गेम। हमारी इनको एयरफोर्स पे कर रही है, इनको नेवी पे कर रही है, मुझे पुलिस वाले पे कर रहे हैं, बट एज एन एथलीट जब हम इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देर इज़ नो मतलब रिकॉग्निशन इस चीज़ में फाइनेंशियली जो पे मिले कि हाँ हम प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, तो हमें वो पे मिले। तो इसकी वजह से आई थिंक तब प्रॉब्लम आती है जब लड़कियों को जब उनकी जैसे मैरिज हो जाती है या अपने घर अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं रहती कोई, क्योंकि उन्होंने पूरा गेम खेला है और कोई जॉब नहीं मिलती। आई थिंक कहीं ना कहीं सारा इशू तब आ जाता है जब आपको गेम के बिना जब अपने आप को देखो तो। तो सिर्फ ये इश्यूज हैं जो विमेन एथलीट्स या कई पीटी मेल उषा एथलीट्स इंडियन को भी। ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन गई हैं, पहली बार एक ओलंपियन, पहली बार एक महिला बनी है, गर्व की बात है। लेकिन उसका आपको लगता है कुछ हरजिंद असर होगा? जी, अगर ऐसे किसी स्पोर्ट्स पर्सन को जहाँ मतलब किसी लड़कियों को खास करके हम आगे लेके आएंगे मतलब स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, तो वो जो एक लड़की होती है वो अपने नज़रिए से देखती है कि लड़कियों के लिए क्या करना है। तो वो उसका एक स्पोर्ट्स में जहाँ मानो कि लड़कियों के ऊपर बहुत असर होगा, जहाँ स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए मतलब बिल्कुल। बहुत। तेजिंदर, अगर एक ओलंपियन, एक खिलाड़ी प्रेसिडेंट बनती है, पीटी उषा बनी है, वो अपने आप में एक बड़ा बदलाव है, उसका क्या असर आप आंक रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर कोई खिलाड़ी प्रेसिडेंट बनता है, पहले तो खिलाड़ी की तरह सोचेगा बिल्कुल। भाई इनको क्या कमियां है, किट इनको प्रॉपर मिल रही है या डाइट वगैरह सारा कुछ। ये एक बदलाव तो है ही एक में। बिल्कुल, खिलाड़ियों को तवज्जो मिलेगी, उनकी हाँ जी, सोच हाँ को जी। तवज्जो। कई बार क्या होता है, अगर नॉन स्पोर्ट्समैन आ जाता है तो वो खिलाड़ी की इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। हाँ जी। आपका क्या असेसमेंट है विकास? नहीं बिल्कुल जी, मेरा तो मानना ये है कि जिन्होंने स्पोर्ट्स की है, जो स्पोर्ट्स को रन कर रहे हैं, वो जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होते हैं वो स्पोर्ट्स वाला ही बनना चाहिए, क्योंकि जिसने खुद मेहनत करके पसीना बहाया होता है उसको पता है कि स्पोर्ट्समैन की कदर क्या होती है। तो लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है, कई बार कुछ ऐसे आदमी भी आ जाते हैं कि वो चाहते हैं कि यार मैंने जो अचीव किया वो कोई ऐसा और कोई ना करे, तो वो मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। बट मतलब मैं सभी से सहमत हूँ कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन अगर किसी फेडरेशन का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी बनता है तो मुझे लगता है कि वो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा ही करेगा और उससे जो हमारा स्पोर्ट्स कल्चर है वो प्रमोट होगा। बिल्कुल। अब अंत में लास्ट राउंड में आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या आप सरकार को, पंजाब सरकार को क्या सुझाव देंगी, क्या मांग करेंगी? आपसे शुरू करते हैं। मैंने पहले भी बोला था, मैं दोबारा मतलब हर बार यही बोलती हूँ कि जब भी कोई प्लेयर है कुछ अचीव करता है, कोई मेडल लेके आता है, तो सरकार को चाहिए, कैश प्राइज़ वो देते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई हमें कैश प्राइज़ अभी कंपटीशन खेल के आए थे हमें मिला है, पर वो एक परमानेंट हमारा कोई सिक्योर नहीं है हम के उससे कि हाँ हम परमानेंट सिक्योर हो जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम मेडल लेके आए हैं तो हमें जॉब ऑफ़र की जाए। हम आए हैं तो अभी मेरे पास जॉब नहीं है, ये सब जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो सिक्योर है उनका फ्यूचर, पर अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली पंजाब गवर्नमेंट से। तो मैं आगे कोई भी कंपटीशन खेलना है उसके लिए मैं कैसे सोचूंगी कि मुझे करना है। मेरा ध्यान जब से मैं आई हूँ सिर्फ जॉब की तरफ है, तो मैं अगला आने वाले कंपटीशन की तैयारी कैसे करूँगी अगर मैं जॉब की तरफ ही ध्यान दूँगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लेयर को कुछ बोलना ना पड़े, उनके बिना बोले ही आप उनको ये चीज़ दो कि उनको वो सिर्फ अपनी गेम के ऊपर ही अपना पूरा ध्यान दे। ये चीज़ें तो सिर्फ एक गवर्नमेंट का काम होता है प्लेयर को देना। बिल्कुल। तेजिंदर? जी बिल्कुल, जैसे मुझे 2018 में इन्होंने कांग्रेस सरकार ने डीएसपी अनाउंस किया था, अभी तो 22 भी ख़त्म होने जा रहा है, अभी तो फीलिंग भी ख़त्म होगी भी डीएसपी अच्छा। बनूंगा या नहीं बनूंगा। हाँ।
रिश्तेदार पूछते थे हमारा आ गया डीएसपी बेटा, अभी तो वो भी बोलना बंद कर दिया है। तो ये पंजाब सरकार उम्मीद करते हैं सुन रही होगी। अंजुम, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, आई मीन जैसे दोनों ने कहा, आई थिंक सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है एक एथलीट के लिए, क्योंकि हम एक गेम खेलते हैं अपना देश का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ी रिकॉग्निशन और सिक्योरिटी मिले तो हम और मेहनत करें। और एक और सुझाव है, जैसे उड़ीसा ने हॉकी को अडाप्ट कर रखा है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फंडिंग और बहुत रिस्पेक्ट है हॉकी वालों की, और वो आज जिस लेवल पे हैं वो आई थिंक उड़ीसा गवर्नमेंट की वजह से हैं। तो वैसे ही अगर पंजाब किसी एक गेम को अडाप्ट कर ले और उसकी फंडिंग करे, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंडिया की बाकी स्टेट्स भी, तो हर एक स्टेट जब एक स्पोर्ट को करेगी तो हम ओलंपिक में एक नहीं, हम कम से कम 10-15 मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे पास समय की बहुत कमी है। कुछ दर्शक सवाल पूछना चाह रहे हैं जो हमारे यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं। तो कौन सवाल पूछेगा, मुझे बताएं। मेरा एक सवाल है, जैसे मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो उस क्रिकेट में बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है। उसने लाइक इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेजेस में बहुत सारे मेडल लाए हैं, ट्रॉफीज लाई है, पर उस टाइम तक उसके पेरेंट्स को पता नहीं था कि वो ये सब कर रहा है, क्रिकेट में इतना आगे बढ़ चुका है, क्रिकेट खेल रहा है। और जब उनको पेरेंट्स को पता चला है कि वो ये सब कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनको भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि इंडिया में क्रिकेट में बहुत कम चांसेस है लाइक सक्सेसफुल होने के। तो कहीं ना कहीं उनकी इनसिक्योरिटी, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? किससे सवाल पूछ रहे हैं आप? सवाल किससे है आपका सर? नॉर्मल है। हाँ, आप जवाब दे। क्रिकेट का आपने बिल्कुल सही कहा, क्रिकेट में बहुत इनसिक्योरिटी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर देश का युवा 100 लड़के हैं तो 100 में से 90 क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए खेलेंगे 11 ही। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उसमें पोटेंशियल है और वो बढ़िया खेल रहा है तो उसको अपने घर वालों को कन्विंस करना चाहिए और आगे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी चाहिए। कॉमन क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ओलंपिक्स थी सर, कॉमनवेल्थ गेम्स थी, अब एशियन गेम्स है, जो आपका ऑफ सीज़न होता है, जैसे विकास ने ऑफ सीज़न में अपनी शादी की है लास्ट ईयर ऑफ सीज़न में तेजिंदर तू ने शादी की थी, तो ऑफ सीज़न में शादी के अलावा भी आप क्या करते हैं अपने को ऑफ सीज़न के लिए स्पेशली? कॉमन क्वेश्चन है सभी से। सर आई थिंक हम एथलीट्स को घर पे रहने का मौका नहीं मिलता। हम कई लोग तो काफ़ी सालों तक घर से दूर रहते हैं, तो हम ऑफ सीज़न में घर जाते हैं, लोग वेकेशन पे जाते हैं और आई थिंक हम घर जाते हैं। आई थिंक सारे एथलीट्स। यहाँ पे मैं जोड़ दूँ, विकास की शादी 4 दिन पहले ही हुई है और यहाँ पे कुछ लोगों की, इनकी भी कुछ दिन पहले, महीनों पहले हुई है। उन लोगों को समय ही नहीं मिलता है जाने का। जी, हमारा तो सर ऐसे है कि हमारी गेम ऐसी है कि हमें तो ऑफ सीज़न में भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हम प्रैक्टिस छोड़ ही नहीं सकते। तेजिंदर, आप बोलना चाहिए? एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा जी। हाय मैम, मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, आपने अप्स एंड डाउन्स मेंशन करे थे, राइट, कि एक एथलीट के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड आई डू बिलीव कि समटाइम्स यू जस्ट पुट इन नंबर ऑफ आवर्स, राइट, एंड इट डजंट गेट पेड ऑफ, समटाइम्स यू डोंट गेट द रिजल्ट, राइट, बट दैट इज़ व्हाट माय क्वेश्चन इज। आपने मेंशन किया उस टाइम पे एथलीट को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहना होता है, तो आपके ड्राइविंग फोर्स क्या होता है उस टाइम पे इन योर माइंड, कि आप क्या सोच रहे हो कि दिस इज़ द मोमेंट टू गेट द स्ट्रॉन्गेस्ट विल? पहले तो ये होता है कि आपने जो भी चीज़ शुरू करी है वो क्यों करी है। अगर सिर्फ जीतने के लिए करी है तो आई थिंक वो आप उसको सिर्फ एक चीज़ से जोड़ रहे हो, तो इसलिए शुरू की, और वो चीज़ ठीक नहीं है। यूजुअली क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ दिल से कर रहे हैं वो हमें खुशी देती है, तो वो चीज़ हमें पुश करती है जब हम अपने लो में होते हैं। तो जब हम लोज में हैं तब हम सोचें कि हमने क्यों शुरू किया, क्योंकि हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और फिर जब आपके हाइस थे, जब आपकी फैमिली इतनी खुश हुई आपके अचीवमेंट्स पे, वो चीज़ सोच के, उनकी स्माइल देख के वो जो मोटिवेशन मिलती है, और फैमिली जब समझती है कि हाँ, आई थिंक ऊपर जाने के लिए जो लोज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो आपको उसकी अहमियत और भी ज़्यादा सिखा देते हैं। सो आई थिंक बस वो चीज़ जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है अपने बारे में और आप क्यों किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, वो आपको पुश करेगी उस टाइम पे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, तालियां बजाइए। अच्छा, एक सवाल ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं चारों, और ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन तेजिंदर टूर को भी मैंने रोते हुए देखा है। तो ये एक सवाल पूछना चाह रहा था तेजिंदर आपसे, आप लोग कोई भी
कि क्या जैसे 10 साल 20 साल पहले हम लोग देखते थे, जब तक स्टार नहीं बने खिलाड़ी उसको सुविधाएं नहीं मिलती थी। अभी भी स्टार को भी उसका तवज्जो नहीं मिलता उतना, लेकिन क्या सुविधाओं के स्तर पे जो अगर स्टार नहीं भी हो आपके गांव में, आपके शहर में, क्या उनको सपोर्ट सिस्टम जो है हर एक स्टेट का, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है ये स्पोर्ट्स, आपको वो सपोर्ट मिलता है बाकी खिलाड़ियों को? ये मुझे लगता है मेरे से बेटर पाजी जवाब दे देंगे। विकास बता। सर मैं बताना चाहूँगा कि हम जिस लेवल पे हम चारों हैं, हमें जो हम कैंप में रहते हैं, नेशनल कैंप में रहते हैं, हमें वहाँ मतलब वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अगर हम स्टेट का, जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स एक स्टेट सब्जेक्ट है, हम उसकी बात करें तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी पंजाब के स्पोर्ट्स का, वो काफ़ी अभी बहुत नीचे है और सरकारें लगी हुई हैं, वो हमसे भी बात कर रहे हैं, जितने अच्छे प्लेयर हैं उनसे बात कर रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें। लेकिन अभी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे बताया कोचेज़ का बहुत अभाव है। जो हमारी ट्रेनिंग किट्स होती हैं या हमारा जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात उन्होंने बोली और लगातार इस कार्यक्रम में साफ बात सामने आई है कि किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना है। पंजाब सरकार को इस ओर तवज्जो देनी होगी, अपने खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करना होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े और प्लीज़ तालियां बजाइए इतने बेहतरीन जवाबों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। थैंक यू।